नमस्ते। आज हम एक ऐसी अनदेखी दुनिया को समझने का सफ़र शुरू कर रहे हैं जो हमें हर पल, हर लम्हा घेरे रहती है, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती। हम बात कर रहे हैं ध्वनि की, यानी साउंड की। चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। साउंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये पैदा कैसे होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो ध्वनि है क्या? एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो ध्वनि बस एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी जो किसी भी चीज के हिलने यानी वाइब्रेट करने से पैदा होती है। जैसे सोचिए ताली बजती है तो हाथों का वाइब्रेशन हवा में एक लहर सी पैदा कर देता है। बस वही तो है साउंड। ये एक सीधा सा फंडामेंटल रूल है, कोई वाइब्रेशन नहीं तो कोई साउंड नहीं। इसीलिए तो स्पेस में जहां हवा जैसा कोई माध्यम नहीं होता वहां एकदम सन्नाटा होता है, क्योंकि वाइब्रेशंस को आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। मज़े की बात यह है कि इंसान इन सारे वाइब्रेशंस में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सुन सकते हैं, जिसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। बहुत धीमी या बहुत तेज़ वाइब्रेशंस, जैसे कि वो जो कुत्ते या चमगादड़ सुन पाते हैं, वो हमारी सुनने की रेंज से बाहर हैं। ठीक है, तो साउंड पैदा तो हो गई, पर सवाल ये है कि वो गिटार के तार से निकलकर हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है। ये एक लहर, एक वेव बनकर अपना सफर तय करती है। साउंड एक खास तरह की वेव के तौर पर चलती है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ये हवा के कणों को आगे पीछे धकेलती है, बिल्कुल एक स्लिंकी खिलौने की तरह। कहीं पर कण पास पास आ जाते हैं, जिसे कंप्रेशन कहते हैं, और कहीं दूर दूर हो जाते हैं, जिसे रेयरफैक्शन कहते हैं। देखिए, लाइट के बिल्कुल उलट साउंड एक मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब है कि इसे चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई ठोस चीज। बिना मीडियम के ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, तो ये पता लगाना कि साउंड की स्पीड आखिर है कितनी, ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा पजल था। पहले न्यूटन ने कोशिश की, पर उनकी कैलकुलेशन करीब 15% धीमी निकली। फिर आए लाप्लास और उन्होंने न्यूटन की गलती को सुधारा। उन्होंने बताया कि साउंड इतनी तेजी से ट्रैवल करती है कि प्रोसेस ही बदल जाता है, और उनका फॉर्मूला एकदम सटीक बैठा। अब इस पे आते हैं कि एक फुसफुसाहट और एक चीख में क्या फर्क है, या एक बांसुरी और एक वायलिन की आवाज अलग अलग क्यों लगती है। असल में हर साउंड का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, जिसकी 3 खास पहचान होती हैं। चलिए इसकी 2 सबसे जानी पहचानी पहचानों को समझते हैं। लाउडनेस और पिच, मतलब आवाज कितनी तेज है और उसका सुर कितना ऊंचा या नीचा है। लाउडनेस यानी आवाज का धीमा या तेज होना सीधे सीधे साउंड वेव की ऊंचाई पर निर्भर करता है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव जितनी ऊंची, आवाज उतनी ही बुलंद। और पिच तय होती है फ्रीक्वेंसी से, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं। जितनी ज्यादा वेव्स, आवाज उतनी ही तीखी या हाई पिच होगी। और साउंड के फिंगरप्रिंट का तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है उसकी क्वालिटी, जिसे टिम्बर भी कहते हैं। यही वो चीज है जिसकी वजह से एक ही सुर को जब पियानो और गिटार पर बजाया जाता है तो हमें दोनों की आवाज अलग अलग महसूस होती है। यह हर साउंड की अपनी यूनिक वेव शेप के कारण होता है। अच्छा, क्या होता है जब कोई साउंड वेव अपने रास्ते में किसी दीवार या पहाड़ जैसी रुकावट से टकराती है? तब वो दुनिया के साथ कुछ बहुत ही मजेदार तरीकों से इंटरैक्ट करती है। इको या प्रतिध्वनि और कुछ नहीं, बस साउंड वेव का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना है। हम सब ने पहाड़ों में चिल्लाकर अपनी आवाज की गूंज जरूर सुनी है, लेकिन एक साफ इको सुनने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है टाइमिंग। हमारी ओरिजिनल आवाज और उसकी गूंज के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का फासला होना चाहिए। तभी हमारा दिमाग इन दोनों को 2 अलग अलग आवाजों की तरह पहचान पाता है। और ये जो 0.1 सेकंड का टाइम गैप है, ये असल में दूरी में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि एक साफ इको सुनने के लिए वो दीवार या पहाड़ जिससे आवाज टकरा रही है, वो कम से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए। लेकिन जब किसी बंद कमरे में आवाज कई दीवारों से बार बार और बहुत तेजी से टकराती है, तो एक साफ इको नहीं बनता, बल्कि आवाज थोड़ी देर तक हवा में तैरती रहती है। इससे ही रिवर्बरेशन या गूंज कहते हैं, जैसा बड़े बड़े हॉल्स या गुफाओं में महसूस होता है। हमने देखा कि साउंड कैसे चलती है, कैसे टकराती है, पर अब बात करते हैं इसकी सबसे ड्रामेटिक पावर की, रेजोनेंस।
यानी वो ताकत जिससे ये ज़बरदस्त एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती है। रेजोनेंस एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है। ये तब होती है जब एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी चीज़ की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। जब ऐसा होता है तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी झूले को सही समय पर धक्का देने से वो और ऊंचा जाने लगता है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आवाज से कांच के ग्लास का टूटना। जब कोई गायक अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी को गिलास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर देता है तो साउंड एनर्जी ग्लास में ट्रांसफर होने लगती है। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, ये एनर्जी ट्रांसफर इतना जबरदस्त होता है कि ग्लास के वाइब्रेशंस बेकाबू हो जाते हैं और आखिर में वो टूट जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक अदृश्य साउंड वेव का दुनिया पर बहुत ही असली, बहुत ही फिजिकल असर हो सकता है। तो एक मामूली से वाइब्रेशन से लेकर किसी चीज को तोड़कर रख देने की ताकत तक, ध्वनि का ये सफर हमें याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर एक कितनी कितनी जटिल और अनदेखी दुनिया मौजूद है। जरा सोचिए, अगर साउंड जैसी एक अदृश्य शक्ति इतना कुछ कर सकती है, तो और कौन-कौन सी अनसीन फोर्सेस हैं जो हमारी इस दुनिया को, हमारे वजूद को आकार दे रही हैं।